दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। 5 घंटे बाद में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। बाहर खड़ा हुआ कुंज और लतिका आंखों में आंसू लिए डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आती है और कुंज जल्दी से उसके पास जाकर बोलता है, डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है और मेरा बच्चा? जी, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है और आपको कोई गलत फहमी है। आपकी वाइफ एक्सीडेंट से पहले प्रेग्नेंट नहीं थी। 1 घंटे तक आपकी बीवी को होश आ जाएगा, उसके बाद आप दोनों उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर कुंज और लतिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटे मिलकर बेंच पर बैठ जाते हैं और कुंज अपनी माँ से लिपटकर रोते हुए बोलता है, माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा कहाँ है माँ? क्या इतने टाइम से वेरोनिका झूठ बोल रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। कुंज, संभाल ले मेरे बेटे खुद को। इन सारे सवालों का जवाब तो बहू ही दे सकती है। मन में हजारों सवाल लिए कुंज बस वेरोनिका के होश में आने का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते वो अपनी जिंदगी के बीते पलों के बारे में सोचने लगता है कि जब वेरोनिका और उसकी शादी हुई थी। 3 साल पहले कुंज मलेशिया से अपने घर आया था और इस बार लतिका ने ठान लिया था कि वो अपने बेटे की शादी करवा के ही मानेगी और उसी के बाद में उसे मलेशिया वापस जाने देगी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को कुंज के लिए रिश्ता तलाशने को बोल दिया था। ऐसे ही एक शाम कुंज अपने सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में मूवी देख रहा था। तभी लतिका हाथ में लड़कियों की कुछ तस्वीर लिए उसके पास आती है और बोलती है, कुंज बेटा, ये देख, मुझे ये लड़की सबसे ज्यादा पसंद आई है। इसकी आंखें, इसकी नाक एकदम परफेक्ट है। अरे एक नजर देख तो। हाँ माँ, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। कुछ दिन बाद में लतिका और कुंज रिश्ता पक्का करने के लिए वेरोनिका के घर जाते हैं। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ हफ्तों बाद ही बड़ी धूमधाम से कुंज और वेरोनिका की शादी हो जाती है। और सुहाग रात को कुंज वेरोनिका से बोलता है, माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आज तक जैसे तुमने अपने माता पिता से प्यार किया है, वैसे ही तुम मेरी माँ से भी करना और घर को जोड़ कर रखना। अरे आप खामखा ही इतना चिंता करते हैं। मैं अपनी सास को अपनी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दूंगी। इतना कहकर दोनों एक दूजे को हक कर लेते हैं और जिसके बाद में वो अपनी सुहाग रात को एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है और एक अच्छी बहू की तरह वेरोनिका घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। लतिका भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती। ऐसे ही एक सुबह सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी लतिका बोलती है, बहू, खाना खिला खिला कर तो तूने बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है मुझे। अब जरा मेरी खुशी को और बढ़ा दे। अरे मेरे पोते पोतियों का मुंह दिखा दे मुझे। हाँ माँ, मैं भी यही कह रहा था। मुझे वापस मलेशिया भी जाना है। जल्दी से गुड न्यूज दे दें सबको। क्या आप भी माँ जी के सामने कुछ भी बोलते हैं? अरे जूस खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ। वेरोनिका शर्माकर रसोई में चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन वेरोनिका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये सब कुंज और लतिका को बताती है, जिसके बाद उनकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहता। 5 महीने बीत जाते हैं और एक दिन वेरोनिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों पर रपटती हुई नीचे जा गिरती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। कुंज और लतिका जल्दी से वेरोनिका को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और पता चलता है कि वेरोनिका का मिसकैरेज हो गया है। इस हादसे के बाद में वेरोनिका थोड़ी उदास रहने लगती है। उसे ऐसे देखकर कुंज उसे समझाते हुए बोलता है, वेरोनिका, तुम ऐसे गुमसुम क्यों रहती हो? जो हुआ वो एक हादसा था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं था। ऐसे खुद को तकलीफ मत दो। कुंज, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे दूर हो गया। मैं कैसे भूल जाऊं? माँ जी कितना खुश थी, लेकिन अब वो मेरी वजह से उदास है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं वेरोनिका, रोते नहीं है।
अरे हम दोबारा कोशिश करेंगे और देखना बहुत जल्द दोबारा इस घर में खुशियाँ आएंगी। इतना कहकर कुंज वेरोनिका को गले लगा लेता है। थोड़ा समय बीतता है, वेरोनिका फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बार फिर से घर में खुशी का माहौल बन जाता है। लतिका इस बार उसका पहले से भी ज्यादा ध्यान रखती है, पर पिछली बार की लगी चोट की वजह से उसका बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और फिर से उसका मिसकैरेज हो जाता है। वेरोनिका को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां डॉक्टर उसके काफी सारे टेस्ट करती है और दोनों पति पत्नी से बोलती है, जी देखिए, आपकी वाइफ शायद ही कभी माँ बन पाए। आप बस एक होप रख सकते हैं, पर कोई चांस नहीं है कि उनकी गोद भर सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर कुंज और वेरोनिका बुरी तरह टूट जाते हैं। घर आकर जैसे ही वो ये बात लतिका को बताते हैं, उसे भी बहुत बड़ा झटका लगता है, पर वो वेरोनिका को समझाते हुए बोलती है, देख बेटा, रब की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। जो होना था वो तो हो चुका है। मेरी लाडो, बस तू अपना ख्याल रख और बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे। हाँ वेरोनिका, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वेरोनिका वहाँ से हल्की सी मुस्कान देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद लतिका कुंज से बोलती है, बेटा, ना जाने भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। क्यों मेरी बहू को इतनी तकलीफ दे रहे हैं वो। मुझसे मेरी बहू की ये हालत देखी नहीं जाती। माँ संभालो खुद को, अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो वेरोनिका को कौन संभालेगा, उसे हमारी जरूरत है। वेरोनिका ये सारी बातें छुपकर सुन लेती है और रोते हुए खुद से बोलती है, क्यों 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 मेरे परिवार के साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरे अपनों को मेरी वजह से इतना दर्द झेलना पड़ रहा है। मैंने कुंज से वादा किया था कि मैं हमेशा सबको खुश रखूंगी और मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही कुछ वक्त और बीतता है। वेरोनिका एक बार फिर से सबको गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बार तीसरी बार घर में खुशियों की लहर बहने लगती है और कुंज उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाता है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट फिर से करती है और कुछ देर बाद में वेरोनिका से बात करती है और फिर बाहर आकर कुंज को बोलती है, चिंता की कोई बात नहीं है कुंज जी, आपकी वाइफ और आपका बच्चा एकदम ठीक है। बस अभी आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि वो कोई काम ना करे, और हाँ, 9 महीने उनको पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। जरूर डॉक्टर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर आते हैं और अब लतिका अपनी बहू को कोई काम करने नहीं देती और कुंज भी मलेशिया चला जाता है। ऐसे ही 8 महीने पूरे होते हैं और सभी रिपोर्ट्स एकदम फिट और फाइन आती है। बस इंतजार था तो वेरोनिका की डिलीवरी का। ऐसे ही एक सुबह दोनों सास बहू मंदिर जाती है। दोनों मंदिर से पूजा करके घर वापस आ रही थी कि तभी लतिका का फोन बजता है और वो फोन पर बात करती है, जिसके बाद में वो अपनी बहू से बोलती है, बहू तू अकेली घर चली जा, तेरी ननंद का फोन आया है, मुझे वहाँ जल्दी ही जाना होगा, तू ध्यान से जाइयो बेटा। इतना कहकर लतिका टैक्सी लेकर अपनी बेटी के घर के लिए निकल जाती है और वेरोनिका कार में बैठकर घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाते हैं। लतिका जल्दी से अपनी बहू के पास जाती है। शाम हो जाती है। अभी तक वेरोनिका को होश नहीं आया था, तो वही कुंज भी जल्दी से मलेशिया से वापस आकर अपनी माँ के पास आता है। ये सब सोचते सोचते कुंज की आंख लग जाती है और लतिका उसे जगाते हुए बोलती है, बेटा कुंज उठ जा, बहू को होश आ चुका है। कुंज और लतिका दोनों वेरोनिका से मिलने जाते हैं और कुंज उससे बोलता है, वेरोनिका, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? तुम कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो वेरोनिका, बोलो, जवाब दो। हाँ, डॉक्टर सच कह रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। मैंने ये सब ड्रामा किया, मेरी कोख में कभी कोई बच्चा था ही नहीं। मैं आप सबको खुशी देने के लिए ये सब कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा राज आपके सामने ऐसे खुलेगा। मुझसे आप सब लोगों को ऐसे दुख में नहीं देखा जा रहा था।
और प्रेगनेंसी का पेट नहीं बल्कि वो एक तकिया था जिसे मैं हर वक्त अपने साथ बांधे रखती थी। मैंने सोचा था कि जब मेरी डिलीवरी का टाइम आ जाएगा तो मैं नर्सरी से एक बच्चा अडॉप्ट कर लूंगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और ये सब हो गया। वेरोनिका का सच जानने के बाद में कुंज और लतिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर फिर भी अपनी पत्नी को गलत ना समझकर वो उसे एक और मौका देता है और उसे सीने से लगा लेता है। आनंदी डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाकर पीयूष के साथ में घर वापस आ गई थी। पीयूष उसे कमरे में लेटाकर रसोई से जूस लाता है और आनंदी को पिलाता है, जिसके बाद वो उसे बोलता है, आनंदी बिल्कुल लेटी रहो, आराम करो, स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल। डॉक्टर ने बोला है हमारे बेबी के लिए ये सेफ नहीं है, 4 महीने बहुत ध्यान से रहना होगा। हाँ पीयूष जी, मैं आराम ही तो कर रही हूँ और ख्याल आप रख रहे हैं। हाँ रख रहा हूँ, पर तुम्हें भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आनंदी की सास मंजू आकर अपनी बहू के हाथ पर काला धागा बांधती है और बोलती है, बहू ये कभी उतरने मत दियो, ये तेरे बच्चे की रक्षा के लिए दिया है पंडित जी ने। थैंक यू माँ जी, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं बहू, तू चिंता मत कर, ये सब मैं देख लूंगी। तू स्वस्थ रहे और टाइम पर खाना खा, बाकी मेरा बेटा तो है ही ना तेरा ख्याल रखने के लिए। जी माँ जी। ऐसे ही रात हो जाती है, सब एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं, जिसके बाद रात के 2 बजे डोर बेल बजती है और आनंदी की सौतेली बहन रिचा दरवाजे पर आकर उसे डराते हुए बोलती है, धप्पा दीदी, पागल है क्या तू? इतनी रात को ऐसे कौन आता है? जान निकल जानी थी मेरी अभी। अरे दीदी, आपको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए इस टाइम आई। मजा आया ना आपको? अरे भाई कौन है इतनी रात को? और कौन, आपकी साली साहिबा आई है। ओहो साली जी, आप कैसे पधार गई इतनी रात्रि को? अरे जीजू, वो मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी वेकेशन खत्म हो गई तो सोचा आपके पास रह लूं और दीदी का ख्याल रखूं। वैसे भी मैं मासी जो बनने वाली हूँ। आनंदी उसे घर के गेस्ट रूम में लेकर जाती है, जिसके बाद सब लोग दोबारा सो जाते हैं। सुबह होती है, आनंदी पीयूष के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर टेबल पर रखती है। तभी वहाँ रिचा आती है और वो देखती है कि पीयूष आनंदी को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। ये देखकर रिचा जेलस फील करती है और बोलती है, जीजू इट्स नॉट फेयर, आप सारा प्यार दीदी को ही दोगे क्या? मुझे भी खिलाओ ना अपने हाथ से। हाँ हाँ जरूर, लेकिन सिर्फ एक बार, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी दीदी का ही सर्वेंट हूँ। लाओ जीजू, मैं भी दीदी की सेवा कर दूं। लो दीदी, मेरे हाथ से ये फ्रूट्स खाओ और गोलू मोलू बच्चे करो। अरे रिचा, कितना खिलाओगे, बस करो। अच्छा अभी रिचा तुम ख्याल रखना अपनी दीदी का, मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है जीजू। बहू ये कितनी प्यारी लड़की है, लगता ही नहीं कि तेरी सौतेली बहन है, बिल्कुल सगी बहन की तरह प्यार करती है। हाँ माँ जी, ये मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे लगा था कि मैं अकेली ही हूँ, फिर माँ ने जाते जाते बताया कि मेरी एक सौतेली बहन भी है, तब से यही मेरा परिवार है। कोई बात नहीं बहू, तू उदास मत हो, अपनी बहन के साथ खुश रहे। मैं और इसको प्यार करूंगी, माय फुट, और मैं यहाँ भी आई हूँ तो इसका ख्याल क्यों रखूं? मैं यहाँ सिर्फ अपने पीयूष के लिए आई हूँ और उसे अपना बना कर रहूंगी। थोड़ी देर बाद में मंजू रिचा को उसके छोटे कपड़े पहनने पर ऐतराज जताती है और उसे समझाती है, लेकिन रिचा बोलती है, ओहो आंटी जी, आजकल इतना मॉडर्न जमाना है तो ऐसे कपड़े पहनना तो नॉर्मल है, आप इतना मत सोचिए। बेटा दुपट्टा ही डाल ले अपने ऊपर। आंटी जी बेकार लगेगा इस पर दुपट्टा, अरे आप चिल मारो। ऐसे ही शाम को पीयूष आता है और खुशी से आनंदी को गले लगा के बोलता है, आनंदी माँ एक गुड न्यूज है, गेस करो क्या है? आप ही बता दीजिए ना। ओके बताता हूँ, मुझे ऑफिस से छुट्टी अप्रूवल हो गई है, मैं 5-6 महीने तक अब घर से काम कर सकता हूँ। अपने बेबी और तुम्हारा दोनों का अब मैं और अच्छे से ख्याल रखूंगा। वाओ, ये तो बहुत अमेजिंग आइडिया है। जीजू यहाँ रहेंगे, मेरा मतलब दीदी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और मैं आप सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। अगली सुबह रिचा अपने जीजू को कमरे के बाहर से चेंज करते हुए देखती है और मन में बोलती है, हाय पीयूष कितने अच्छे और हैंडसम हैं, पता नहीं उस आनंदी को कैसे मिल गए। इतना अच्छा केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड तो मैं डिजर्व करती हूँ, वो नहीं। अरे वो तो बाहर आ रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। लग गई मुझे। दीदी कोई है? जीजू। रिचा की आवाज सुनकर पीयूष बाहर आता है और उससे बोलता है, अरे साली साहिबा क्या हुआ आपको? वो अचानक से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है, उठ भी नहीं पा रही हूँ। जीजू थोड़ी मदद कर दो।
पीयूष उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसके कमरे में ले जाता है, जिसके बाद वो उसे बेड पर लेटाकर जल्दी से उसके पैरों पर बाम लगाना शुरू करता है, जिसके बाद वो एक्टिंग करते हुए चिल्लाती है, जीजू बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से, थोड़ा ऊपर भी लगा दो। तुम रिलैक्स फील करो, अभी शाम तक ठीक हो जाएगा। 5 महीने बीत जाते हैं। ऋचा आए दिन पीयूष के करीब जाने की नई नई कोशिशें करती रहती। ऐसे ही एक दिन ऋचा आनंदी से उसकी साड़ी लेकर अपनी बहन की तरह ही साड़ी पहनकर तैयार होती है और कमरे की खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। तभी पीयूष वहां आता है और ऋचा को आनंदी समझकर पीछे से हक करके बोलता है, अरे आनंदी, आज तुमने मेरी दी हुई साड़ी क्यों पहनी है? कोई खास ओकेजन है क्या, या मेरे साथ बाहर जाने का कोई प्लान है? बाय द वे, तुम बहुत हॉट लग रही हो, कोई कह नहीं सकता कि तुम प्रेग्नेंट हो। ऋचा जैसे ही पीछे मुड़ती है, पीयूष के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है और वो झट से उसे धक्का देकर खुद से दूर करता है और बोलता है, ओ ऋचा, ये तुम हो? आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम्हारी बहन है। तुमने उसी की तरह साड़ी और हेयर स्टाइल बनाया तो मैं कंफ्यूज हो गया। तभी वहाँ आनंदी आती है और पीयूष आनंदी को सब कुछ सच बताता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब ऋचा के दिल में पीयूष को पाने की चाह इस कदर बढ़ जाती है कि वो उसे पाने के लिए हर हद को पार करने को तैयार थी। ऐसे ही एक दिन आनंदी अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है और पीयूष घर पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। मौके का फायदा उठाकर आनंदी जूस में नशे की गोलियां मिलाकर पीयूष को देती है और बोलती है, जीजू आपके लिए जूस, आप दीदी की कितनी केयर करते हैं तो मैंने सोचा मैं आपका ख्याल रखूं। आप थक जाते होंगे ना ऑफिस और बाहर का काम कर करके। अरे साली साहिबा, आपने इतना सोचा, वही बहुत है मेरे लिए तो। अरे जीजू, सुना नहीं है क्या आपने, साली आधी घर वाली होती है और अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ तो आपका ख्याल रखना तो बनता है। अब आप ये जूस पी लो जल्दी से। ऋचा की बात मानकर पीयूष जूस को पी लेता है और थोड़ी देर बाद में नशे के चलते अपना सारा होश खोने लगता है और जिसके बाद में वो जाकर अपने बेड पर गिर जाता है। ऋचा भी उसके साथ उसी बेड पर लेट जाती है और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोलती है, ओह पीयूष माय लव, कितनी मेहनत करवाते हो तुम मुझसे। मेरी आंखों में दिखता नहीं है क्या कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, कितनी चाहत है मुझे तुम्हें अपना बनाने की। और तुम हो कि उस स्टूपिड आनंदी के पीछे लगे रहते हो, पर आज तुम मेरे हो, बस मेरे। तभी नशे की हालत में पीयूष की आंखें खुलती है और वो बोलता है, ऋचा ये क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे, पागल हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ, और वो भी तुम्हारे प्यार में। जब से तुम्हें देखा है तब से पागल हूँ तुम्हारे प्यार में, और आज मैं तुम्हें जी भर के प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी जितना किसी ने नहीं किया होगा। जाओ यहाँ से। आनंदी कहाँ है? आनंदी, आनंदी। आज कोई आनंदी नहीं आएगी हमारे बीच मेरी जान, आज बस ऋचा का प्यार मिलेगा तुम्हें। हटो हटो, दूर हटो मुझसे। तभी उस कमरे में आनंदी और मंजू आते हैं और ये सब देखकर ऋचा रोते हुए बोलती है, दीदी बचाइए, देखिए ना जीजू क्या कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा है आप आ गई, वरना मेरा क्या होता। ऋचा तो ठीक तो है ना? पीयूष जी ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? आनंदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी बहन मेरे पास आई थी, मैं तो कब से इसे दूर कर रहा हूँ खुद से। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। आनंदी और मंजू मिलकर पीयूष को बेड पर लिटा देते हैं, जिसके बाद मंजू आनंदी से भी आराम करने को कहती है और आनंदी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो ऋचा को हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाती है और बोलती है, अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे, अपनी ही बहन के पति पे नजर डालती है। मुझे पता था किसी को पता चले या ना चले, पर तुझे जरूर पता चल जाएगा बुढ़िया। हाँ ये सब मैंने किया, पीयूष को फंसाने के लिए और उसको पाने के लिए किया है। मैं अभी जाकर बहू को सारा सच बताती हूँ। मंजू ये सब बताने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, तभी ऋचा मंजू को सीढ़ियों से धक्का देती है और गिरते हुए मंजू पीयूष को आवाज लगाती है। आवाज सुनकर आनंदी और पीयूष दोनों वहां आते हैं। आनंदी के अचानक से पेट में दर्द होता है। पीयूष जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है। थोड़ी देर बाद में डॉक्टर बताते हैं कि मंजू खतरे से बाहर है। वहीं दूसरे वार्ड में ऋचा अपनी बहन को बेहोशी की हालत में अकेला देखकर उसके फेस से ऑक्सीजन मास्क को हटा देती है, जिसके बाद आनंदी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है
और अपनी बहन को देखकर बोलती है, रिचा, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? ऑक्सीजन मास्क वापस दो। नहीं दूंगी, अब तेरा मरने का वक्त आ गया है। मैं पीयूष से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए तुझे हम दोनों के बीच से हटना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पीयूष आता है और रिचा को आनंदी से दूर करता है, मगर वो नहीं मानती और फ्रूट्स के साथ रखे चाकू को उठाकर बेहोश आनंदी पर वार करती है, जिसके बाद आनंदी और उसका बच्चा वहीं दम तोड़ देते हैं। ये देखकर पीयूष रिचा को जोर से थप्पड़ मारता है और डॉक्टर को आवाज देता है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पुलिस आती है और वो रिचा को अरेस्ट करके ले जाती है। पीयूष अपनी बीवी और बच्चे को खोने के गम से काफी महीनों तक नहीं उभर पाता और मंजू अपने बेटे को ऐसे देख नहीं पाती। इस तरह पीयूष के जीवन में उदासी छा जाती है। जया और अनीश की शादी को 1 साल ही हुआ था, पर उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अनबन होने लगी। ऐसे ही एक दिन अनीश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है। तभी वो रुककर अपने आप से बोलता है, अरे यार, रुमाल और फोन तो बैग में है ही नहीं। ये जया भी ना अपने कामों में ही बिजी रहती है हमेशा। जया, जया कहाँ हो? अरे इसी घर में हूँ, ना कि पड़ोसियों के घर में जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो। अगर तुम अपना काम ठीक से कर दो ना तो मुझे चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे मेरा रुमाल और फोन ढूंढ कर दे दो, मुझे निकलना है। इतनी सुबह सुबह किधर निकलना है आपको? यार इतनी सुबह मैं घूमने तो निकलूंगा नहीं, ऑफिस जाना है यार। कहाँ जाऊँगा? तुमने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया क्या? पागल हो गई हो क्या? वैसे ही 8 घंटे घिस घिस के काम करता हूँ, ओवर टाइम में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। तो क्या संडे के दिन ऑफिस जाकर गुइयां छेलोगे? क्या आज संडे है? धत तेरे की, पहले बताना था ना यार, फालतू में इतनी जल्दी उठ गया। हे भगवान, अब इसमें भी मेरी गलती है। इस आदमी को तो जरा सी भी बुद्धि नहीं है। इतनी अच्छी बीवी मिली है, प्यार के तो बोल नहीं सकता, ऊपर से लड़ता है वो अलग। अनीश जया की बात सुने बिना ही अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन अनीश जिम में वर्कआउट कर रहा था। तभी एक अनाया नाम की लड़की उसके पास आकर बोलती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर। जैसे ही अनीश उसकी तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है और उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद अनाया उससे बोलती है, हेलो मिस्टर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन तो रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्या कहा आपने? अभी कुछ बोला ही कहाँ है। वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी इस जिम की मेंबरशिप लेने के लिए। मैंने आपको अपने मोहल्ले में देखा है, तो क्या आप मेरे मेंबरशिप के फॉर्म पर एज अ नेबर साइन कर देंगे प्लीज? हाँ क्यों नहीं, आखिर आप हमारे मोहल्ले में रहती हैं, तो आपकी हेल्प करना तो मेरा फर्ज बनता है। इतना कहकर वो अनाया की हेल्प करता है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अनीश खुद से बोलता है, यार अनीश, तेरी पड़ोसन इतनी सुंदर है और तुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। कोई बात नहीं, अब पता भी चल गया और अब वो रोज यहाँ आएगी। बस तू अब अपनी स्मार्टनेस दिखाकर उसे इम्प्रेस कर दे। इतना कहकर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उधर अनाया भी अपने घर जाती है, जहाँ उसका पति ऋषभ टेबल पर खाना लगा रहा होता है। ये देखकर वो बोलती है, अरे बेबी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? छोड़ो, मैं करती हूँ। सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके जान, थोड़ा सा काम मैंने कर लिया तो क्या हो गया? क्या हो गया कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, मेरे होते हुए तुम 1 गिलास पानी भी खुद से लेना पड़े तो मुझे कितना बुरा लगता है। यार कभी कभी तुम्हारा प्यार देख के ना मुझे यकीन ही नहीं होता कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। मी टू बेबी। इतना कहते ही अनाया ऋषभ के गाल पर एक स्वीट सा किस करती है, जिसके बाद वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसकी टक्कर मानसी नाम की एक लड़की से होती है और दोनों के हाथों से फोन गिर जाते हैं और हड़बड़ाहट में दोनों गलती से एक दूसरे का मोबाइल उठा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद ऋषभ को पता लगता है कि वो मानसी का फोन ले आया है। तभी वो ऑफिस से बाहर जाने लगता है कि सामने से मानसी आती है और उसका फोन देते हुए बोलती है, इसी के लिए परेशान थे ना आप? ओह थैंक यू, शायद टक्कर की वजह से हमारे फोन एक्सचेंज हो गए। वैसे आप यहाँ? मैं यही काम करती हूँ HR डिपार्टमेंट में। शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। इतना कहकर वो दोनों अपने फोन के साथ अपने नंबर भी एक्सचेंज करते हैं।
और वहीं अनीश अनाया के चक्कर में 2 टाइम जिम आने लगता है और एक दिन अनाया उससे बोलती है, क्या बात है अनीश जी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही वर्कआउट करने लगे हैं, कहीं आप पर मेरा असर तो नहीं हो रहा ना? कह तो आप सही रही हैं। अब आप जैसी हसीना के लिए हमें ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। इतना कहकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अनीश अनाया के गाल पर किस करता है। ऐसे ही दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से अनीश अब घर में कम और अनाया के करीब ज्यादा रहता। अनीश को अपने से यूं दूर होता देखकर जया के मन में बहुत से सवाल उठते हैं और ऐसे ही एक दिन अनीश ऑफिस से जल्दी आता है और तैयार होकर अनाया से मिलने जाने लगता है। तभी जया बोलती है, अरे अगर कहीं जाना ही होता है तो घर ही क्यों आते हो, घर में तो तुम्हारे पाँव टिकते नहीं। क्या दिक्कत है तुम्हारी? कहीं जा रहा होता हूँ तभी टोक देती हो। चाहती क्या हो मुझसे? कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना कि जब मेरा पति घर आए तो मेरे साथ बैठकर अच्छी सी 2 रोमांटिक बातें कर ले। पर नहीं, उसे तो कहीं यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है। अरे जाओ मेरी सौतन के पास। ये सुनकर अनीश चौंक जाता है और खुद से बोलता है, इसको अनाया के बारे में कैसे पता? तुम कुछ भी बोलती हो जया। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कहीं सच में किसी लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे? उसके इतना बोलने पर उसके करीब आकर गले लगते हुए कहता है, पागल हो क्या? भले ही हमारी ना बनती हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता। अरे सच कहूँ, तुम्हारे अलावा किसी को देखता भी नहीं। अनीश के इतना कहने पर जया आगे कुछ नहीं बोलती और उधर ऋषभ और मानसी भी एक दूसरे के साथ ज्यादा रहने लगते हैं, जिससे मानसी के दिल में ऋषभ के लिए प्यार वाली फील आ जाती है और एक दिन वो उससे बोलती है, ऋषभ, हमारी मुलाकात के बाद से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी और फिर धीरे धीरे मेरी पसंद प्यार में बदल गई। तो क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो? अगर मैं ना कहूँगा तो ये गलत होगा और हाँ कहकर मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। तो तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग के ऊपर अपनी पत्नी को रखते हो। तुम्हारे इस जवाब ने मुझे इतना तो यकीन दिला दिया कि मैंने किसी गलत इंसान से प्यार नहीं किया। मानसी की बात का ऋषभ कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अनाया ऋषभ के सामने तो बहुत अच्छी बनती, पर उसके पीछे अनीश से मिला करती। एक दिन अनीश और अनाया रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अनीश बोलता है, यार जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, तब पता चला है कि प्यार क्या होता है। और जब भी तुमसे मिलने आता हूँ यही सोचता हूँ कि कहीं जया को तुम्हारे बारे में पता न चल जाए। मेरे मन में ऋषभ को लेकर ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं उसके सामने इतनी अच्छी बनती हूँ कि उसे मुझ पर शक होने का कोई चांस ही नहीं है। वो तो बस जान जान करते हुए मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। पर मुझे जया के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसकी सौतन बन गई हूँ। जिसके बाद दोनों हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी वहाँ से गुजर रहा ऋषभ उन दोनों को देख लेता है और उनकी फोटो क्लिक करता है। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वो सीधा मानसी के पास जाकर उसे सब कुछ बताते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था मेरे सामने इतनी भोली बनने वाली अनाया मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, और मैं पागल उसका सोचकर तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा था। नहीं, पर अब और नहीं। कुछ दिन बाद में ऋषभ अनाया के फोन से अनीश को घर आने का मैसेज कर देता है और घर से बाहर चला जाता है। जाते वक्त अनीश की पत्नी जया को भी बहाने से घर आने की बोल देता है और कुछ ही देर बाद में वो मानसी को लेकर अपने घर आता है। उन्हें देखकर अनाया बोलती है, बेबी ये कौन है तुम्हारे साथ, कोई दोस्त है क्या? दोस्त नहीं जान, ये मेरी दूसरी पत्नी है मानसी। कुछ भी मत बोलो ऋषभ। इतने में वहाँ अनीश आता है और ऋषभ को बिना देखे बोल पड़ता है, मैं आ गया अनाया डार्लिंग। उसे देखकर अनाया को पसीने आने लगते हैं। तभी वहाँ जया आती है और उसे देखकर अनीश हैरान होता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मुझे तो ऋषभ जी ने यहाँ सोसाइटी का मेंबर कैसे बनना है ये सब बताने के लिए बुलाया, और आप यहीं आ रहे थे तो मुझे बता ही देते। ये सब हो क्या रहा है ऋषभ, और तुम मेरे होते हुए इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? क्यों? जब तुम जया की सौतन बन सकती हो तो मैं तुम्हारी सौतन क्यों नहीं ला सकता? क्या अनाया जी मेरी सौतन है? जया के इतना बोलने पर ऋषभ अपने मोबाइल से उन दोनों की खींची हुई फोटो दिखाकर सब कुछ बताता है।
जिसे सुनने के बाद जया हैरान होकर बोलती है, यानी मेरा शक बिल्कुल सही निकला। आप मुझे धोखा दे रहे थे और अनाया जी आप सब कुछ जानते हुए भी मेरी सौतन बन गई। लेकिन भगवान ने भी आपको आपके बुरे कर्मों का फल दे ही दिया, आपकी सौतन के रूप में। जिसके बाद अनीश और अनाया का सर शर्म से झुक जाता है। और अगर कर्म अनाया जैसे हो तो सौतन की भी सौतन हो सकती है। अनीता एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की थी। उसका पति जगदीश एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता था। अनीता स्टाइलिश होने के साथ साथ काफी जिम्मेदार लड़की थी। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर जब कोई नहीं होता, वो अकेली होती है, तो एक विनोद नाम का लड़का आता है और उससे कहता है, हेलो मैम, क्या आप कुछ पैसे डोनेट करना चाहेंगी? बट क्यों? आई मीन टू से डोनेशन किस लिए? मेरा नाम विनोद है और मैं अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन कलेक्ट करता हूँ, यहाँ वहाँ घूमकर। ओह, नाइस वर्क। अंदर आइए आप। ओके मैम। विनोद अंदर आ जाता है और अनीता उसके लिए चाय बनाकर लाती है। साथ ही उसे कुछ पैसे भी देती है। तभी कहती है, वेल, आप यहाँ आया करिए, मुझे अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से मिलकर जो इतना अच्छा काम करते हैं। अरे ये तो आपका बड़प्पन है, वरना कुछ लोग तो गलत ही समझते हैं। अरे चिल यार, कुछ लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि उनका तो काम ही है सोचना। दोनों कुछ देर तक बैठकर वहाँ पर बातें करते हैं और जाते जाते विनोद अपना फोन नंबर उसे देकर चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन उसका पति जगदीश उसके लिए एक परफ्यूम लेकर आता है और अनीता के ऊपर परफ्यूम लगाते हुए बोलता है, आज तुम्हें अच्छे से महका दूंगा। अच्छा जी, वैसे रोज तो महकते ही हो, आज कुछ अलग है क्या? अरे हाँ यार, कसम से आज इस सेक्सी सी साड़ी में बवाल लग रही हो तुम। वो तो है, आपकी पत्नी तो है ही बवाल। हाँ, मेरी बीवी बवाल है, बवाल, और इस पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। हाँ हाँ, आपकी हूँ डार्लिंग, जो करना है कर लो। इसी तरह बातें करते करते वो दोनों अपने इस प्यार भरे लम्हे को एंजॉय करते हैं। और फिर अगले दिन सुबह जगदीश ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और जाते समय अनीता से बोलता है, एक बात बताऊं? हाँ बोलिए। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। ये क्या तरीका है आपका? आप मुझे अब बता रहे हो? जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे बाबू, मेरा खुद मन नहीं है जाने का, पर काम तो करना पड़ेगा ना। बात वो नहीं, बात ये है कि तुम मुझे निकलते टाइम बता रहे हो। अरे बता कर ही क्यों जा रहे हो? वहाँ पहुँच जाते तब बताते मुझे। जगदीश उसको अच्छे से समझाता है और वहाँ से चला जाता है। अनीता भी गुस्से में घर का दरवाजा बंद कर देती है। और ऐसे ही अगले दिन अनीता को अकेलापन बहुत महसूस होता है, तो वो विनोद को कॉल करती है और उससे बोलती है, हेलो जी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए क्या हो रहा है? वो मैं थोड़ा अकेला अकेला फील कर रही थी, तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ आपसे? हाँ जी बोलिए। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? वो मुझे ना कुछ जरूरी बातें करनी थी आपसे। ठीक है जी, कल आप मेरे घर आ जाइए। ओके जी। दोनों देर रात तक एक दूसरे से बातें करते हैं और अगली सुबह विनोद एक बार फिर से अनीता के घर आ जाता है। साथ में बैठकर वो दोनों चाय पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। इसी बीच विनोद उससे बोलता है, अनीता जी, उन बच्चों के लिए मैं स्कूल खुलवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है विनोद, लेकिन तुम मुझे अनीता बोला करो, मैं तुम्हें 50,000 का डोनेशन दूंगी। ओके जी। तो अनीता, मैं चाहता हूँ कि जब तुम इतना डोनेट करोगी तो हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन तुम्हारे हाथों हो। और हाँ, डोनेशन देने के टाइम तुम्हें अपने कुछ आईडी प्रूफ देने होंगे। अच्छा ठीक है, क्या क्या चाहिए ये बता दो। बस आधार कार्ड। अनीता अपने कमरे में जाकर आधार कार्ड निकालकर विनोद को दे देती है। उसका आधार कार्ड देखकर विनोद उससे बोलता है, वाओ, तुम्हारा और मेरा बर्थडे एक ही डेट पर, क्यों ना हम एक साथ ही मनाएं? फिर तो हम एक साथ ही मनाएंगे अपना बर्थडे। और मेरे पति तो है नहीं, इसीलिए मैं अपना जन्मदिन अपने दोस्त विनोद के साथ मनाऊंगी। घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करता है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से तैयार होकर केक काटते हैं। इसी बीच अनीता के पति का फोन आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्से के कारण फोन काट देती है और उसके फोन को इग्नोर करती रहती है। बार बार उसका पति फोन करता है,
लेकिन अनीता तो सिर्फ और सिर्फ विनोद में ही खोई रहती है। वो दोनों मिलकर एक दूसरे के चेहरे पर केक लगाते हैं, बहुत सारी सेल्फीज लेते हैं, ड्रिंक करते हैं और अनीता नशे में हो जाती है, जिस पर विनोद इस बात का फायदा उठाते हुए अनीता से कहता है, वाओ, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है। वैसे किसके नाम पर है ये घर? सब कुछ मेरे नाम पर है। अरे मेरे पति मुझ पे जान देते हैं, जान, इसीलिए सब कुछ मेरे नाम कर रखा है उन्होंने। लेकिन मैं उनसे बहुत नाराज हूँ, मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ, इसीलिए गुस्सा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। मजाक मत करो, तुम्हारे नाम पर नहीं हो सकता ये घर। तुम ही बताओ कैसे यकीन दिलाऊं कि ये घर मेरे नाम पे है। अरे वो तो तुम जानो, वैसे मुझे लग रहा है कि तुम फेंकती बहुत हो। रुको तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें। अनीता उसको प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाती है और इसी बीच विनोद उसके घर के पेपर्स चेंज कर देता है और नशे की हालत में उसके सिग्नेचर्स भी ले लेता है। अनीता नशे में बेड पर बेहोश हो जाती है। साथ ही विनोद हैंडकफ्स का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों को बेड से बांध देता है ताकि वो कहीं पर भी भाग ना पाए और विनोद उसके घर का सारा कीमती सामान चोरी करके वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और अगली सुबह जगदीश जब काम पर से वापस अपने घर आता है और घर की ये हालत देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है और अनीता के हैंडकफ्स को खोलने की कोशिश करता है। वो यहाँ वहाँ हर जगह चाबी ढूंढता है, बड़ी मुश्किल से उसे चाबी नजर आती है तो वो उसके हाथों को आराम से खोल देता है, जिसके बाद अनीता बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और उसे संभालते हुए जगदीश उससे कहता है, अनीता, ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? जगदीश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक गलत इंसान पे ट्रस्ट किया। अनीता जगदीश को विनोद के बारे में सारी बातें बता देती है। जगदीश ये सारी की सारी सूचना पुलिस को देता है और पुलिस अनीता से कुछ पूछताछ करने के लिए उनके घर आती है और बोलती है, क्या आपके पास उस आदमी की फोटो या ऐसा कुछ मिलेगा जिससे हम उस तक पहुंच पाएं? हाँ, मेरे पास जन्मदिन वाली फोटो है। जैसे ही इंस्पेक्टर उसकी फोटो देखते हैं, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अनीता से बोलते हैं, मैडम जी, ये है एजेंट विनोद और इसकी तलाश तो कब से पुलिस कर रही है। इसने आप जैसी कई लोगों को शिकार बनाया है। पुलिस दिन रात की खोजबीन करके विनोद को कहीं न कहीं से पकड़ ही लेती है और उसको जेल में बंद कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू बनी बवाल की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ किसी ने ऐसा किया हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।